Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir in front of you. Dear students, in previous lecture we have discussed the cell division and its types, a mitosis division and meiosis division. आज हम डिस्कस करेंगे सेल डेथ. याद रखिएगा, सेल डेथ को हम डिफाइन करते हैं डिसफंक्शनिंग ऑफ सेल, फंक्शनिंग ऑफ सेल फिजियोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली. This dysfunctioning is known as cell death. जब कोई भी सेल फिजियोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली डिसफंक्शन हो जाता है तो हम उस सेल को डेड सेल या डिस्ट्रॉयड सेल का नाम देते हैं. याद रखिएगा, जो सेल डेथ है, आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्यू टू द लॉसेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के वो रिलीज होते हैं. जब सेल के लाइसोसोम्स रिलीज करते हैं अपने एंजाइम्स इन द सेल, तो सेल जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाता है. इट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यू टू द मेम्ब्रेन लाइसिस ऑफ लाइसोसोम्स. जब लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन लाइसिस में जाते हैं एंड बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो सेल जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाएगा. सेल, ये एंजाइम जो है ये सेल की ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स, सेल की प्रोटीन्स, सेल की जो मेन सेल मेम्ब्रेन है इसकी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं और ऑटोफैगी डिस्ट्रक्शन कहा जाता है सेल की. दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज द नेक्रोसिस. याद रखिएगा, नेक्रोसिस एक ऐसी सेल डेथ है जिसमें सेल जो है ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, इसका काज है दी इंजरी. जब किसी भी किस्म की इंजरी की वजह से सेल लूज देयर नॉर्मल सिग्नल्स, नॉर्मल सर्वाइवल सिग्नल्स को लूज कर देता है और सेल डिस्ट्रक्शन होती है. सेल डिस्ट्रक्शन by
their damaging the organelles and biochemicals of cell। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी सेल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टिश्यू है जिसे हम कहते हैं एंजर्ड टिश्यूज, जब एंजर्ड टिश्यूज बायोकेमिकली और स्ट्रक्चरली डैमेज होते हैं बाय इंजरी, तो इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं एंड बायोकेमिकल्स होते हैं, दे बिकम चेंज इनटू द टॉक्सिन्स। These are called toxins, and release of toxins cause damage of neighboring cells का डैमेज होना शुरू हो जाता है। शॉर्ट सी बात है, जब ये टॉक्सिन इंटरसेलुलर स्पेसीज में जाते हैं, अदर सेल्स में इंटर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ये डिस्ट्रक्शन में जाते हैं, जिस कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसमें काज हमने क्या देखा, दैट इज द इंजरी, जिसमें नॉर्मल सर्वाइवल सिग्नल डिस्टर्ब हो गए और डिस्ट्रक्शन हो गई सेल ऑर्गेनल्स की, एंड बायोकेमिकली सेल डिस्ट्रक्शन में चला गया, जिसकी वजह से बनेंगे टॉक्सिन बनेंगे। जब ये टॉक्सिन्स, अब ये सेल क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, नेबरिंग सेल डैमेज हो जाते हैं और सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलीज टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो टॉक्सिन नेबरिंग सेल को डैमेज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई नेक्रोसिस हो जाता है, जब कोई पार्ट नेक्रोटिक चला जाए, तो हमारे मेडिकल साइंस में इसको हम लेप्रोटॉमी में ले जाते हैं, उसको कट ऑफ कर देते हैं, ताकि जो है वो फर्दर नेक्रोसिस ना हो। ऐसा ना हो कि ये नेक्रोसिस बढ़ता बढ़ता एक मुकम्मल ऑर्गन को डैमेज कर दे, इस वजह से फिर जो है उसको उस पार्ट को कट ऑफ कर दिया जाता है, इसे लेप्रोटॉमी कहते हैं हम लोग, और ये इंजरी की वजह से। दूसरी हमारे पास जो टाइप है, दैट इज दी सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ का नाम दिया जाता है, प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती कब है? occurs during embryological development। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, जब जायगोट एम्ब्रियो में जाता है और एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं, उस दौरान ये डिस्ट्रक्शन होती है, एज वेल एज इन दी एडल्ट्स, while in the body ट्यूमर सेल डेवलप। जैसे ट्यूमर सेल डेवलप होते हैं तो उस वक्त भी एडल्ट्स में भी एपोप्टोसिस होता है। बॉडी किसी हद तक
जो ट्यूमरिक सेल है उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट भी ये कंडीशन आती है। जिस तरह याद रखिएगा एपोप्टोसिस की हमारे पास एग्जांपल है दी स्पेसिस बिटवीन फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स एंड टोज। हमारी जो फिंगर्स एंड टोज है, अपर लिम्स और हाइंड लिम्स की, पांव की और हाथों की, हमारी हैंड्स की और फीट्स की जो फिंगर्स एंड टोज है, याद रखिएगा जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होती है इनके दरमियान जो टिश्यू होते हैं वो अपोप्टोसिस में जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये डिसॉल्व होना शुरू होते हैं। तो आपकी जो फिंगर एंड टोज है इनके दरमियान जो है गैप आ जाता है और आपकी फिंगर्स एंड टोज फंक्शनल हो जाती हैं, हम इनको बैंड कर सकते हैं, मूवमेंट में ला सकते हैं। अगर ये अपोप्टोसिस नहीं होगा तो आपके हैंड्स और फिंगर्स के दरमियान जो टिश्यूज हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे, आपके फिंगर्स एंड टोज अटैच्ड रहेंगे और नॉन फंक्शनल रहेंगे, जिस कंडीशन को हम एबनॉर्मलिटी का नाम देते हैं। इट मींस यहाँ पर कोई जीन जो स्पेसिफिक टाइम और ऑफ यूनिट पे एक्टिवेट होना था वो एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उंगलियां हाथों और पांव की जुड़ी रह जाती हैं। तो ये एक होना लाजमी होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। या फिर मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त भी हमारी बॉडी अपोप्टोसिस में ले जाती है, ले जाने की पूरी कोशिश करती है सेल्स को, ताकि ट्यूमर को कंट्रोल किया जाए किसी हद तक। और नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए लाजमी है, जो कि आपको मैंने बताया कि आपकी जो फिंगर्स एंड टोज है इनके दरमियान जो स्पेस है दैट इज ड्यू टू द अपोप्टोसिस। अब ये तो हमने देखा कि ये होती कब है, और लेकिन ये कैसे होती है ये अब हम देखेंगे। इसमें याद रखिएगा जो है वो एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, एक्टिवेशन ऑफ जीन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस में स्पेसिफिक जीन जो है वो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज सेल्स के अंदर जीन जो है वो एक्टिवेट होता है। दिस इज जीन। जब जीन एक्टिव होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम प्रोडक्शन होती है वो एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स एंड प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, ये जो सेल है अब यहां पर क्या होंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम होगी जिन्हें हम नाम देते हैं दी प्रोटीन काइनेज, और जो न्यूक्लियस में एंजाइम बनता है जिसे हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो सेल का डीएनए होता है, सेल डीएनए पे अटैक करते हैं और इसे डाइसेक्ट कर देते हैं। जब सेल डीएनए डाइसेक्ट हो जाता है और प्रोटीन काइनेज सेल की प्रोटीन्स को डैमेज करना, तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसे नेबरिंग सेल्स जो होते हैं वो भी फैगोसाइटोसिस में ले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अब इसमें क्या होगा, फाइनली फैगोसाइटोसिस जो कि नेबरिंग सेल करते हैं। अब इसके इस तरह क्या होता है कि जब स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ये जीन एक्टिव होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही लीस्ट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है वो सेल ही डिस्ट्रॉय होते हैं जिन सेल्स में ये जीन एक्टिवेशन होगी और ये सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम बनेंगे जिन्हें हमने नाम दिया एंडोन्यूक्लियस एंड प्रोटीन काइनेज। तो
इस सेल डेथ को आप एपोप्टोसिस का नाम देते हैं, जो नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी के लिए लाजमी है ताकि आपकी फिंगर एंड टोज के दरमियान स्पेस बन सके। और दूसरा, अगर कभी आप नॉर्मल एडल्ट कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमरिक सेल बन रहे हैं तो उस वक्त भी ये कंडीशन आती है, आपकी बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करती है ट्यूमर और कैंसर को या नॉर्मल सेल्स को बाय प्रोड्यूसिंग बाय स्पेसिफिक सिग्नल्स, बाय प्रोड्यूसिंग बाय एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक जीन्स एंड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। इसे हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस। तो ये हमारे पास थे प्रोसेस ऑफ सेल डेथ और कंट्रोल ऑफ सेल डेथ के सेल डेथ किस तरह कंट्रोल होती है। टू वेज है। नॉर्मली तो ऑटोफैगी का प्रोसेस तो सेल्स में होता है मोस्टली, जो है वो नेक्रोसिस एज वेल एज बाय द एपोप्टोसिस। ये तो था सेल डेथ। लेकिन हम मियोसिस डिवीजन पढ़ चुके हैं और हम अब देखेंगे मियोटिक एरर। क्या देखते हैं? मियोटिक एरर। जनरली जब हम मियोटिक एरर की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट और एरर ड्यूरिंग error in the cells, or we can say that in the gametes during meiosis division, जिसे हम नाम देते हैं मियोटिक एरर। क्या नाम देते हैं? मियोटिक एरर का नाम देते हैं। और ये एरर क्यों होता है, इसका काज जो बनता है, इट इज ड्यू टू दी नॉन डिसजंक्शनिंग। बेटा नॉन डिसजंक्शनिंग कहते हैं, हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस डिवीजन हो रही होती है तो उस वक्त याद रखिएगा कि स्पेशली जब शाज़मेटा फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग दी डिप्लोटीन स्टेज, तो उस वक्त नॉर्मल जो है, अब फॉर एग्जांपल देखें यहां पर दिस इज द शाज़मेटा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब शाज़मेटा ब्रेक होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये नॉर्मली सेपरेट हो जाते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सेपरेशन, जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल डिसजंक्शनिंग। लेकिन नॉन डिसजंक्शनिंग में क्या होता है कि जब शाज़मेटा ब्रेक होते हैं तो उस वक्त एब्नॉर्मल ब्रेकेज होता है, तो एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे के साथ अटैच रह जाता है और एक का पार्ट लॉस्ट हो जाता है, जिस कंडीशन में दोनों एब्नॉर्मल हो गए। दोनों क्या हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शनिंग। नॉन डिसजंक्शनिंग। या कभी बार ब्रेकेज ही नहीं होती, पूरे का पूरा क्रोमोसोम अटैच रह जाता है, जिसे हम नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शनिंग। अब इस नॉन डिसजंक्शनिंग की वजह से, जिसे मियोटिक एरर का नाम दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स में जो है वो कंडीशन आती है हेट्रोपोलाइडी की। क्या कंडीशन आती है? हेट्रोपोलाइडी। हेट्रोपोलाइडी कंडीशन means change in the normal number of chromosomes. Change in the normal number of chromosomes. लेकिन ये चेंज किस में आती है? in the
सेल्स आर गैमेट्स। गैमेट्स में जो चेंज आता है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, जो आगे चल के बहुत सारा फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्ट्स में ले जाता है लिविंग बीइंग्स को, और वो प्लांट्स हो या एनिमल, इस कंडीशन को हेटेरोप्लॉइडी कहते हैं। अब ये हेटेरोप्लॉइडी कंडीशन अगर तो N1 या N2 है, इट मींस एक या दो क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं, अगर सिंगल में आएगा तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोलाइडी, दो में आता है तो डायपोलाइडी, और अगर जो है वो मल्टीपल में आ जाए N3, N4, N5 में, तो याद रखिएगा इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, अब 3 है तो ट्राई, ऐसे है तो टेट्रा एंड देन पेंटा या सो ऑन। तो इस कंडीशन को आप नाम देते हैं पोलीपोलाइडी। क्या नाम देते हैं? पोलीपोलाइडी। पोलीपोलाइडी क्यों कहते हैं? कि दो से ज्यादा क्रोमोसोम में चेंज आता है। याद रखिएगा मोस्टली ये पोलीपोलाइडी कंडीशन आती है इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और मोनो एंड डायपोलाइडी कंडीशन जो है वो इन केस ऑफ एनिमल्स देखी जाती हैं। अब मोनो डाय तो प्लांट्स में भी हो सकती हैं, लेकिन पॉली कंडीशन प्लांट एनिमल में कम होती है, इसलिए इन केस ऑफ एनिमल्स मोनो या डायपोलाइडी कंडीशन देखने में आती हैं। इसलिए इसको हम नाम देते हैं मोनोपोलाइडी या डायपोलाइडी, इसे जनरली कहते हैं पॉलीपोलाइडी। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन देख रहे होते हैं, उस कंडीशन को नाम देते हैं एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी क्या है? सब्ट्रैक्शन या एडिशन। सब्ट्रैक्शन, और वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में सब्ट्रैक्शन या एडिशन आ जाना, दैट इज कॉल्ड एन्यूपोलाइडी कंडीशन। तो याद रखिएगा दैट इज ड्यू टू द मेयोटिक एरर, जिसमें गैमेट्स जो हैं ये ही एब्नॉर्मल बनते हैं और आने वाले इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस आती हैं, और इसका मेजर काज है, इसे कहते हैं मेयोटिक एरर, जिसका काज हमारे पास बन रहा है द नॉन डिसजंक्शनिंग। अब देखिए शेज़मेटा बन रहे होते हैं फॉर क्रॉसिंग ओवर के लिए, फॉर नॉर्मल जीन एक्सचेंजमेंट के लिए, लेकिन ये शेज़मेटा ब्रेक ही नहीं होते, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेपरेशन नॉर्मली नहीं ले पाएंगे और आगे चल के जिस गैमेट्स में जाएंगे द गैमेट विल बी एब्नॉर्मल। तो इसलिए अगर एक में चेंज आता है, दो में चेंज आता है क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड मोनो, डाई, या फिर इसी तरह अगर कैरियोटाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आता है तो उसे हम नाम देते हैं पॉलीपोलाइडी। क्या नाम देते हैं? पॉलीपोलाइडी कंडीशन। जनरली सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं एन्यूपोलाइडी कंडीशन। कोई भी चेंज आ रहा है उसे हम नाम देते हैं हेटेरोपोलाइडी। तो याद रखिएगा इसी एरर की वजह से, इसी पोलाइडी की वजह से जो है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, जिन्हें हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो बेटा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं, जब हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं, मींस ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसमें सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम, बेटा डाउन सिंड्रोम जो है याद रखिएगा डिफेक्ट इन द ऑटोसोम्स। पहले तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, इट इज द डिफेक्ट इन द ऑटोसोम्स।
जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसका ऑटोसोम अफेक्टेड होता है। ये चेंज तो गैमेट्स ही में आया है, लेकिन गैमेट्स के जिस क्रोमोसोम में आया था वो ऑटोसोम थे, और स्पेशली 21th पेयर। फॉर एग्जाम्पल ये 21th पेयर है क्रोमोसोम का। आपको पता है कि ऑटोसोम में एक मदर साइड से आ रहा होता है क्रोमोसोम, एक फादर साइड से आ रहा होता है, आके पेयर बनाते हैं। दिस इज 21th पेयर। फॉर एग्जाम्पल मदर में या इन केस ऑफ फादर में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज जब नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ जाता है तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लगा रहता है क्रोमोसोम के साथ। जब वो ऑटोसोम एक नॉर्मल फादर साइड से आने वाले ऑटोसोम में अगर ये मदर साइड से डिफेक्टेड आया है तो ऑटोसोम के साथ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज 1, 2 and 3। दिस कंडीशन इज सेड टू बी ट्राइपोलाइडी। इसको ट्राइजोमी भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? दिस कंडीशन इज सेड टू बी ट्राइजोमी। इसे ट्राइजोमी भी कहा जाता है। ट्राइजोमी क्यों कहते हैं? कि इसमें 3 बॉडीज हो गई ना, 2 तो नॉर्मल पेयर था, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया 21th पेयर पे। इस कंडीशन को ट्राइजोमी भी कहते हैं। और इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है दैट इज द फेस वैल्यू एंड अपीयरेंस विल बी लुक लाइक मंगोलियन, सो कॉल्ड एज मंगोलिज्म। क्या नाम देते हैं इसको? हम मंगोलिज्म का नाम देते हैं इस कंडीशन को। मंगोलिज्म भी कहते हैं, ट्राइजोमी कंडीशन का नाम भी देते हैं। अब इस 21th पेयर के डिफेक्ट होने से जो सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, इसमें याद रखिएगा दी लो IQ लेवल, जो IQ लेवल है वो लो हो जाएगा 40 to 50 की रेंज में। मींस IQ लेवल लो होगा। मे बी मेंटल रिटार्डेशन, ज़हनी तौर पर भी मेंटल रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन एज वेल एज फ्लैट फेस। फेस बिल्कुल आपको चिपटा हुआ फ्लैट नजर आएगा लाइक मंगोलियंस। दी शॉर्ट हैंड्स, दी लॉन्ग टंग, जुबान जो है वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में लंबी होगी, शॉर्ट हैंड्स होंगे, जिसकी वजह से डिफिकल्टी टू स्पीच, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको स्पीच करने में बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि हमारे कॉन्सोनेंट स्पीचिंग के दौरान हमारी जुबान जो है वो टर्न खाती है। शॉर्ट सी बात है, जब टंग लॉन्ग होगी तो वो प्रॉपर टर्निंग नहीं लेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट्स वो सामने वाले को, एक तो इंडिविजुअल को बोलते हुए और सामने वाले को समझते हुए डिफिकल्टीज होती हैं। तो फ्लैट फेस। अब इसमें क्या होता है कि मेल अनफर्टाइल एंड फीमेल जो है, फीमेल में सम टाइम फर्टाइल। ये कभी कभार हो सकता है कि फीमेल कभी कभार, वो भी रेयर केस में, कि फर्टाइल हो, वरना मेल मोस्टली स्ट्राइल कह लें या अनफर्टाइल कह लें। स्ट्राइल रहता है, अनफर्टाइल रहता है। ये वो सिम्टम्स है जो कि इस ऑटोसोमल डिफेक्ट की वजह से आते हैं, और वो पेयर था 21th, जिसे हम नाम देते हैं व्हाट इज द डाउन सिंड्रोम। अब लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन, फ्लैट फेस, शॉर्ट स्विचर। शॉर्ट स्विचर, इसमें क्या होता है कि कंधे अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं और नेक और शोल्डर्स के दरमियान जो गैप होता है ये भी नॉर्मल हो जाता है। शॉर्ट स्विचर। फीमेल फर्टाइल हो सकती है लेकिन बहुत रेयर केसेस में, बट मेल रिमेन स्ट्राइल, ऑलवेज स्ट्राइल। ओके,
ये वो सिम्टम्स हैं, ये जो और नॉर्मल पेयर में चेंज आता है, एक नई एडिशन होती है, दैट इज थर्ड बॉडी, दैट इज कॉल्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। ओके, अब ये तो था जो इंडिविजुअल के ऑटोसोम में चेंज आया था, लेकिन ऑटोसोम में कैसे चेंज आया था? जब मदर या फादर के बनने वाले गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन डिफेक्टेड हुए थे, जब उनके ऑटोसोम डिफेक्ट हुए, वो आगे बच्चे में ट्रांसफर हुए, तो बच्चे में जो 21th पेयर आके बना है उसके अंदर ये नॉर्मलिटी है। देन हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट इज दी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। याद रखिएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जिसे हम नाम देते हैं मेल सेक्सुअल डिफेक्ट, क्या नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं मेल सेक्सुअल डिफेक्ट, मेल सेक्सुअल डिफेक्ट जिसे कहा जाता है। बेटा मेल सेक्सुअल डिफेक्ट, इसमें क्या कंडीशन आती है? इसमें X और Y की कंडीशन है। ओके, इसलिए इस कंडीशन को भी आप ट्राइसोमी कहेंगे। क्या नाम देंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी। अब इसमें क्या है? 2 X है, 1 Y है। ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है और इसमें सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम्स मिक्स्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर है वो मिक्स्ड होंगे। कैसे मिक्स्ड होंगे? कि याद रखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, एज वेल एज मॉस्टिचिस और बियर्ड भी अपीयर होगी। मॉस्टिचिस भी होंगी, बियर्ड भी होगी, फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगी, और इस वजह से इसे कहते हैं मिक्स्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टिस रिमेन स्मॉल एंड अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, जिसकी वजह से क्या होता है? द पर्सन विल बी द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इंडिविजुअल विल बी स्टराइल। इंडिविजुअल स्टराइल रहेगा, यानी अनफर्टाइल होगा। इसे ट्राइसोमी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी एक न्यू बॉडी ऐड हुई है, एक न्यू क्रोमोसोम ऐड हुआ है, इसकी वजह से ट्राइसोमी। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डिस्टर्ब हुए। इसमें ऑटोसोमल डिफेक्ट था डाउन सिंड्रोम में। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन है टर्नर्स सिंड्रोम, जिसे हम नाम देते हैं दी फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट। इसे क्या नाम देंगे? फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है? एक्स एंड नॉट वाली कंडीशन आती है। वो कैसे आ सकती है? मैंने आपको बताया था, नॉन डिसजंक्शनिंग की वजह से, जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा पार्ट क्रोमोसोम लग गया वो भी नॉर्मल, जहां से डिसअपीयर हो गया वो भी नॉर्मल। तो इसमें एक्स नॉट, जिस कंडीशन को आप नाम देते हैं मोनोजोमी। क्या नाम देते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोजोमी। मोनोजोमी कंडीशन कहते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें याद रखिएगा, सिम्टम्स में फीमेल
the abnormal reproductive organs, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल होंगे, फीमेल अनफर्टाइल होगी, मीन्स ओवम एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, एज वेल एज मेंटली नॉर्मल होगी, मेंटल नॉर्मल बट वीक इन मैथमेटिक्स, वीक इन मैथमेटिक्स में वीक हो जाएगी, यानी इसकी कैलकुलेशन या प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। फीमेल अनफर्टाइल रहेगी, एब्नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जिसमें ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस एंड वेजाइना, मीन्स जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। जिसकी मेंटल तो नॉर्मल है लेकिन जो कैलकुलेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इसमें एक वाई क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर हुआ है, जिसकी वजह से इसे मोनोजोमी कहते हैं और टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, इसको फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें जो फीमेल होती है वो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही होती है, दिखा रही होती है, शो कर रही होती है नॉर्मल फीमेल के, लेकिन उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल होने की सूरत में नॉर्मली ओवम या रिप्रोडक्टिव साइकिल में नहीं जाते, जिसकी वजह से फीमेल अनफर्टाइल रहती है, उस वीक इन मैथमेटिक्स बट मेंटली नॉर्मल। ये हमारे पास थे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम विद सिम्पटम के साथ हमने डिस्कस की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल ओवर हो गया। इसे हमने डिस्कस इसलिए किया इंटर के चैप्टर 7 को, क्योंकि इससे पहले आपने चैप्टर 4 पढ़ा था और ये चैप्टर कोरिलेटेड है। जब आप सेल के ऑर्गेनेल्स, उसके क्रोमोसोम्स, उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप पढ़ लेते हैं, तो फिर हम सेल डिवीजन की तरफ भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने साथ ही ये चैप्टर आपको कवर करवाया। आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।